तो पर्सनैलिटी का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे आज, और आज हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे, पर्सनैलिटी मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। व्यक्तित्व मापन की विधियां, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के मेथड्स की कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं, जिनसे पर्सनैलिटी को मापा जा सकता है, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के 3 मेथड हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। अरे एक ही दिन की तो बात है, मान लो कोई काम है तो रिकॉर्ड होने के बाद देख लेना, मतलब एक ही दिन की तो बात है। क्लास को कैंसिल करूं वो चीज अच्छी है, सर कहते मैम कैंसिल कर दीजिए फिर आने में लेट हो जाऊंगा, तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ले लेना, क्लास तो मतलब यूज हो जाएगी, बच्चे रिकॉर्ड होने के बाद देख लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो हर चीज को इशू मत बनाया करो, मतलब एक आधा दिन का भी तुम लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो क्या ही करोगे जिंदगी में, बताओ। मैं देखो कितना एडजस्ट करती हूँ, कोई टीचर आए ना आए 24 घंटे तुम्हारे सामने तैयार खड़ी रहती हूँ। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं 6 बजे काम होता है, मत देखना, बाद में देख लेना, रिकॉर्ड होने के बाद देख लेना। एक दिन में आकाश पाताल तो होने वाला है नहीं, एक कि एक दिन में सब कुछ निकल जाएगा, चलो कुछ भी। तो मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी को मेजरमेंट के लिए 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सब्जेक्टिव, जिसको आप व्यक्तिनिष्ठ विधि कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, जिसको आप वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। और तीसरा है प्रोजेक्टिव, तीसरा है प्रोजेक्टिव, जिसको आप प्रक्षेपी विधि कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी विधि कहते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, ये 3 मेजर मेथड हैं क्या पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए, पर्सनैलिटी को मापने के लिए 3 मेजर मेथड है। वैसे एक चौथा मेथड भी होता है साइको एनालिटिकल, साइको एनालिटिकल, लेकिन ये मेजर मेथड्स के अंदर नहीं माना जाता, मनोविश्लेषण विधि। ठीक है, मैं वैसे इसको पढ़ाऊंगी जरूर, मैं इसको पढ़ाऊंगी जरूर, लेकिन ये आपको मेजर मेथड के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बट मैं इसको पढ़ाऊंगी जरूर। आपसे पूछा जाए पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए तो आपके बेसिकली 2 ही मेथड हैं, एक सब्जेक्टिव और मतलब 3 ही है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। अब 1 बाय 1 पूरा डिटेल से बात करेंगे सबकी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव मेथड, जिसको बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बता रखा है जो भी व्यक्ति शब्द से रिलेट कुछ भी होगा, व्यक्ति शब्द से रिलेट कुछ भी होगा, तो वो क्या होगा भाई? अपने आप से रिलेट होगा। मैंने आपको बता रखा, जहां भी व्यक्तिनिष्ठ शब्द आए तो हमेशा सोचना कि ये अपने आप से रिलेटेड होता है, ये खुद से रिलेट होता है। ठीक है, तो जहां भी व्यक्तिगत शब्द आ जाए तो ये कहना, कहते नहीं है यार ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मतलब इट्स माई पर्सनल मैटर, ऐसा नहीं बोलते भाई ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मतलब ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो कहने का मतलब बस इतना सा याद रखना, व्यक्तिगत शब्द जहां भी आएगा वो इंडिविजुअल से रिलेट होगा, एक इंसान से रिलेटेड होगा। तो व्यक्तिगत जो विधियां हैं या सब्जेक्टिव मेथड्स कौन से होते हैं? जिसमें एक ही समय में, मतलब एक ही समय में, एक ही टाइम में एक ही बंदे की पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, मतलब एक ही समय में, एक ही टाइम में एक ही बंदे की पर्सनैलिटी को जब जज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, एक ही टाइम में एक ही इंसान को, मतलब आपके सामने एक ही बंदा है, आप एक ही बंदे की पर्सनैलिटी को माप सकते हो, तो वो एक ही बंदे की जो पर्सनैलिटी का मेजरमेंट होता है वो किस विधि से होता है भाई? सब्जेक्टिव मेथड से। किस विधि से होता है? सब्जेक्टिव मेथड से। निशा पहले कंटेंट तो पढ़ लो, किस विधि से होता है? सब्जेक्टिव मेथड से। अब इसके अंदर कौन कौन सी विधियां होती हैं देखिए, इसके अंदर सबसे पहले होता है आत्मकथा, मैं एक बार लिख देती हूँ, सारे लगातार समझा दूंगी। दूसरा होता है केस स्टडी, जिसको बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी। तीसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत लिख रही हूं, साक्षात्कार,
हाँ, इंटरव्यू। इंटरव्यू। चौथा होता है प्रश्नावली, जिसको बोलते हैं क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड। और पांचवा है चेक लिस्ट। पांचवा है चेक लिस्ट। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप है ना इस चैप्टर को खत्म हो जाने दो, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पूछना। चैप्टर खत्म होने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। जो जो आप पूछ रहे हो मुझे दिख रहा है, बट आप वही पूछ रहे हो जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। इसलिए कृपा करके कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो जाए उसके डाउट्स मत क्रिएट किया करो, क्योंकि जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा वो डाउट ऑटोमेटिक आपका क्लियर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्टिव, एक ही टाइम में एक ही बंदे की जब पर्सनैलिटी को मेजरमेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको ये विधियां याद रखनी है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये विधियां पक्की याद रखनी है कि कौन कौन से सब्जेक्टिव मेथड होते हैं पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए। तो पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए ये 5 क्या होते हैं, सब्जेक्टिव मेथड। मतलब सबसे पहले आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अब आप देखो, आप किसी भी इंसान की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहे हो तो एक ही टाइम में उस एक ही बंदे की तो जानकारी मिलेगी ना। मतलब जिसकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आपको उसी की क्या मिलेगी भाई, जानकारी मिलेगी। तो सिंगल टाइम में जब सिंगल इंसान की आपको जानकारी मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। आपको पता, सिंगल टाइम में सिंगल इंसान की ही जब आप जानकारी लेते हो तो वो क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा है केस स्टडी, जिसको आप बोलते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। ये जो केस स्टडी दी थी, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके आपको नाम याद रखने राइटर के, बाकी नहीं याद रखने। केस स्टडी जो है टाइडमैन ने दी थी, ठीक है। जो केस स्टडी है ये टाइडमैन ने दी थी। अब देखिए, केस स्टडी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति इतिहास विधि का मतलब क्या होता है। केस स्टडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में पूरी हिस्ट्री जानना। जैसे कि आपको पता होगा, पुराने जमाने में लड़के को शादी के लिए देखने जाते थे, तो जब पुराने जमाने में लड़के को शादी के लिए देखने जाते थे तो उसका केस स्टडी किया जाता था। कैसे, 80 पड़ोसियों से पूछा जाता था। अब पड़ोसी चलते हो लड़के की बुराई करते तो लड़की वाले तो दूर से ही भाग जाते थे, है ना। और लड़का महानिकम्मा है, 4 पड़ोसी तारीफ कर दे तो ये लड़का बड़े शरीफ है, भाई सारी दुनिया तारीफ कर रही है, ठीक है। तो केस स्टडी में क्या होता है, आप किसी भी इंसान के फ्रेंड्स, मित्र या उसके बारे में मतलब जानकारी इकट्ठा करते हैं किसी भी सोर्स से। तो आप इंडिविजुअल इंसान के बारे में ही क्या कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब आप इंडिविजुअल इंसान के बारे में ही जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक है। केस स्टडी या व्यक्ति इतिहास विधि हम उसी को बोलते हैं। तो इसमें हम व्यक्ति के इतिहास के बारे में बात करते हैं। फिर है इंटरव्यू मेथड, जिसको हम साक्षात्कार विधि बोलते हैं। अब देखो, इंटरव्यू पे क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाले तो चाहे आपके सामने 5 बैठे हों, लेकिन इंटरव्यू देने वाला तो हमेशा एक ही होता है ना। सिंगल टाइम में सिंगल ही बंदा होता है। इंटरव्यूअर हो सकते हैं आपके 3-4, लेकिन जो इंटरव्यू दे रहा है वो तो एक ही बंदा होगा। और आपको पता है, इंटरव्यू के टाइम तो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से निरीक्षण किया जाता है। केवीएस में तो निरीक्षण आपकी एंट्री से शुरू हो जाता है। तो इंटरव्यू एक बहुत ही जबरदस्त फेज होता है आपको मतलब पर्सनैलिटी को क्रिएट करने का। तो सिंगल टाइम में सिंगल इंसान की पर्सनैलिटी को जज करना है, इसलिए साक्षात्कार कैसी विधि होगी भाई, सब्जेक्टिव। आपको इनका एक्सप्लेनेशन नहीं करना, ना ही आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन, ताकि आप इस चीज को याद रखो कि भाई हमें यूं पता इंटरव्यू एक टाइम में एक ही बंदे का था, तो ये सब्जेक्टिव मेथड में आता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना याद रखना है कि व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि का कौन सा मेथड है, मतलब ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है या प्रोजेक्टिव है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि, जिसको हम क्वेश्चनियर मेथड बोलते हैं। प्रश्नावली विधि जिसको हम क्वेश्चनियर मेथड बोलते हैं। अब ये क्वेश्चनियर मेथड जो प्रश्न उत्तर, देखो 2 हैं, ध्यान से समझना है आपको। एक प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की देन है। जो मनोविज्ञान में प्रश्नावली है वो वुडवर्थ की देन है। और जो शिक्षा के अंदर प्रश्नावली है, जो शिक्षा में, उसको बेसिकली हम प्रश्नावली नहीं प्रश्नोत्तर बोल देते हैं। मतलब क्योंकि वो प्रश्न और उत्तर होते हैं तो प्रश्नोत्तर बोल देते हैं, वो सुकरात की देन है। तो बेटा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि शिक्षा में प्रश्नावली विधि किसकी देन है। शिक्षा के अंदर जब हम प्रश्नावली की बात करते हैं तो ये सुकरात की देन है। एजुकेशन के अंदर प्रश्नावली सुकरात की देन है। और वुडवर्थ जो मनोविज्ञान में प्रश्नावली है
वो वुडवर्थ की देन है, ठीक है। मनोविज्ञान में प्रश्नावली वुडवर्थ की देन है, और एजुकेशन में जो प्रश्नावली है वो सुकरात की देन है। तो आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा प्रश्नावली विधि किससे संबंधित है। तो शिक्षा शब्द नहीं लिख रहा तो आप वुडवर्थ करेंगे, लेकिन जब वो लिखे शिक्षा में प्रश्नावली या प्रश्नो उत्तर शब्द लिखे तो आप कहोगे ये सुकरात से संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्नावली जो है बेसिकली 3 टाइप की होती है, बंद उत्तर जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंडिंग, बंद उत्तर, खुला उत्तर, ओपन एंडिंग। खुला उत्तर की जगह आपको सही जो शब्द लिखा मिलेगा वो मिलेगा मुक्त उत्तर, ठीक है। इंग्लिश में आपको ओपन एंडिंग ही लिखा मिलेगा। और तीसरी है चित्रात्मक, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल, चित्रात्मक, या जिसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल। अब देखिए प्रश्नावली विधि जो है बेसिकली 3 टाइप से आपके एग्जाम में है, पूछी गई है, आज तक कई बार प्रश्नावली विधि से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले होता है बंद उत्तर, जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंडिंग। क्लोज एंडिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें आप यस और नो में क्वेश्चन देते हो। मैं कहूं कि महात्मा गांधी आपके राष्ट्रपिता थे, तो यस और नो आप कहोगे यस एंड नो। तो जब आप यस और नो में आंसर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बंद उत्तर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम आप सिर्फ यस और नो में ही उत्तर देते हैं, उसके अलावा आप कोई उत्तर नहीं देते हैं, यस एंड नो, दैट्स इट। अब यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रू फॉल्स यस नो, तो आप खुद बताइए जो ट्रू फॉल्स होते हैं, जो यस नो होते हैं, क्या इससे आपकी बेहतरीन पर्सनैलिटी जज होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अब मैं कहूं तुम सब सारे ईमानदार हो, तुम पढ़ाई के प्रति हो ईमानदार, फिर तुम कहोगे यस मैम हम तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अब तुम्हारे यस कहने से मुझे पता थोड़ा ना चलता तुम इतने ईमानदार हो। तुम कोई ईमानदार नहीं हो, कोई ध्यान से नहीं पढ़ते, दिद्दा लगा के नहीं पढ़ते। तुम पढ़ते हो, खैर पढ़ते होंगे, वैसे तो बदनाम नहीं करना चाहिए, अच्छे बालक हो सारे। हाँ, तो मीन्स प्रश्नावली तो बंद उत्तर। अब ये जो क्लोज एंडिंग होती है, तो क्लोज एंडिंग के अंदर आपको व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता। अब तुम मेरे आगे हाँ भर दो, पीछे से मुझे क्या पता तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो ये क्लोज एंडिंग प्रश्नावली होती है, जिससे सही तरीके से व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है। दूसरा है मुक्त उत्तर, जिसको आप बोलते हैं खुला उत्तर, ओपन एंडिंग। अब जो ओपन एंडिंग होती है, ओपन एंडिंग होती है, ओपन एंडिंग में क्या होता है, ओपन एंडिंग मतलब आपकी एंडिंग ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि यू आर फ्री टू राइट वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हो आप उसको लिखने के लिए फ्री हो, मतलब आप अपने हिसाब से आंसर्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ओपन एंडिंग जो होती है वो बच्चे में क्रिएटिविटी लाती है, क्योंकि आपकी प्रश्नावली ओपन एंडिंग है, ओपन एंडिंग है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी, बेस्ट होगी, यदि आपकी प्रश्नावली ओपन एंडिंग वाली है तो। लेकिन यदि आपकी प्रश्नावली मुक्त उत्तर वाली है तो आपकी क्रिएटिविटी का ज्यादा पता नहीं चलता है। तो मतलब बंद उत्तर वाली है तो क्रिएटिविटी का ज्यादा पता नहीं चलता है। इंटेलिजेंसी क्रिएटिविटी का जो पता चलता है वो ओपन एंडिंग प्रश्नावली से चलता है, ठीक है, ओपन एंडिंग प्रश्नावली से चलता है। और पिक्टोरियल मतलब चित्रात्मक, पिक्टोरियल क्वालिटी ये होती है, पिक्टोरियल का मतलब चित्रात्मक, ये वो क्वालिटी है जिसमें बच्चे चित्र देख के उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है। तो ये सभी सिंगल टाइम में सिंगल बच्चे की पर्सनैलिटी को जजमेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं भाई, सब्जेक्टिव मेथड के अंदर आते हैं, क्वेश्चनियर। नेक्स्ट है चेकलिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसूची, ठीक है, चेकलिस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसूची। अब चेकलिस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चों से उनका आंसर पूछा जाता है। आपको क्या कहा ना, मैंने एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। हाँ, ये तो पता होना चाहिए कि प्रश्नावली के टाइप कौन कौन से हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन इनमें सिर्फ आप नाम याद कर लो। अब देखो नाम याद करना बिल्कुल आसान है, कहीं से कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना कि आपको पता है भाई आत्मकथा तो मेरी खुद की रिलेटेड होगी, ठीक है। केस स्टडी है तो जीवन वृतांत विधि भी आप इसको बोल सकते हो, केस स्टडी विधि को जीवन वृतांत विधि, ठीक है। इंटरव्यू साक्षात्कार में एक बंदे का होता है, प्रश्नावली और चेकलिस्ट। अब आप इनकी शक्लें देख लो आराम से, इनकी शक्ल जो है बिल्कुल एक टाइम में एक बंदे को जजमेंट करने वाली है। तो जब एक टाइम में एक बंदे को जजमेंट करने वाली हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मेथड। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मेथड। तो क्लियर हुआ, सबसे पहला मेथड सब्जेक्टिव मेथड। यस पीआरटी वालों को करना, सबको करना ये चैप्टर।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 10 12 15 15 20 स्टार लगा लो। ठीक है, पर्सनैलिटी चैप्टर पूरा पढ़ा है मैंने, उसकी जो वीडियो वाला सेक्शन है जो आज वाली क्लास है, इस पे 15 स्टार लगा लेना। हम सच्ची में 15 स्टार मत लगा लेना, कहीं कोई तुम्हारी कॉपी को बाद में देखे तो सितारे। मैं हर क्लास में कहती हूँ इतने स्टार लगा लो, ये मेरा स्टाइल है कि जितने स्टार उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन सच में ऐसा मत कर लेना कि कहीं इसके आगे 15 स्टार लगा लो, कोई तुम्हारी कॉपी खोल ले तो सोचे यार अच्छी पागल है, इतने इतने स्टार लगा रखे हैं, तो ऐसे मत करना। ठीक है, हाँ, तो ऐसे मत करना भाई। चेकलिस्ट जिसको आप जांच सूची बोलते हैं बेटा, तो चेकलिस्ट को हम सब्जेक्टिव मेथड के अंदर ही रखते हैं, ठीक है ना, चेकलिस्ट सब्जेक्टिव मेथड के अंदर ही होता है। हाँ चलो, हाँ, तो अपनी कॉपी में अपने हिसाब से, मतलब ऐसे मैं कॉपी में ऐसे लिखती हूँ मैं, बस जो चीज खास है तो मेरे नोट्स में ऐसे मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट M.IMP, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ऐसे लिख देती थी पढ़ते टाइम, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे बस ऐसे आइए, बस शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कॉपीज पे, कहीं कॉपी पे 10 12 15 स्टार बना दो। ऐसे मत करना, वो कॉपी फिर बाद में अच्छी नहीं लगती है जब हम एज ए नोट्स उनको देखेंगे तो। हाँ, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड जिनको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर, ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप का एक साथ इवेल्युएशन, एक साथ मूल्यांकन और एक साथ पर्सनैलिटी जज की जा सकती है। जब आप पूरी की पूरी क्लास का, पूरे के पूरे ग्रुप का जब आप एक साथ मेजरमेंट कर सकते हो, तो ये कैसी विधि होती है, ये कैसी विधि होती है, ये कैसी विधि होती है भाई, ऑब्जेक्टिव मेथड। ये कैसी विधि होती है, ऑब्जेक्टिव मेथड होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं देखते हैं, मतलब इसमें पूरे ग्रुप को एक साथ पर्सनैलिटी मेजरमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले होता है निरीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर वन बाय वन सारी समझाऊंगी, ठीक है, लिखते रहो मेरे साथ। निरीक्षण, मापदंड मूल्यांकन, या इसको बोलते हैं निर्धारण मापनी, इंग्लिश में बोलेंगे रेटिंग स्केल। समाशमिति, सोशियोमेट्री, समाजमिति जिसको आप बोलते हैं भाई क्या, सोशियोमेट्री, रेटिंग स्किल, शारीरिक उपस्थिति, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल ऑब्जर्वेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन, और पांचवी आती है इसके अंदर, पांचवी आती है इसके अंदर, कौन सी होती है वो, स्थिति, अरे इसको क्या बोलते हैं, मुझे उसका मतलब एक्सप्लेनेशन याद है। सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे डील करते हैं, मतलब स्थिति के हिसाब से आप कैसे डील करते हैं, मतलब किस सिचुएशन में आप कैसे डील कर सकते हैं। परिस्थिति, अरे इसका शब्द मुझे देख कैसे दिमाग से उतर गया। अरे मतलब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि जो सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे डील करते हैं, तो परिस्थिति के हिसाब से आप कैसे डील करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। एक मिनट एक मिनट, बताओ भाई, किसी को याद हो, पहले पढ़ा हो। स्थिति के हिसाब से स्थिति परक, सिचुएशनल टेस्ट, हाँ सिचुएशनल, सिचुएशनल टेस्ट मतलब स्थिति परक, स्थिति परक, या मतलब स्थिति परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, परिस्थिति या स्थिति कुछ भी कह सकते हो, सिचुएशनल टेस्ट इन इंग्लिश, ठीक है। परिस्थिति परीक्षण कुछ, हाँ यही होता है हिंदी में, परिस्थिति परीक्षण होता है हिंदी में, परिस्थिति परीक्षण, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं सिचुएशनल टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति होती है ना सिचुएशन, शुद्ध हिंदी में, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी होगी। चलो अब आते हैं आगे। तो सबसे पहले है निरीक्षण,
सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हम पूरे ग्रुप को एक साथ एनालिसिस करें, जब पूरे ग्रुप को एक साथ एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। वो हमारे कैसे टेस्ट होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला होता है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। अब जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप सोचो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मान लो मैं आप ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं सपोज, और जब आप ऑफलाइन स्टूडेंट होते तो आप लोग मेरे सामने बैठे हो सारे, तो मैंने हमेशा आपको बताया था ना कि मैं एक ही इशारे में पूरी क्लास को देख जाती हूँ। निरीक्षण होता है, और निरीक्षण के अंदर खास बात क्या होती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सीरियसली मेरी ऑब्जर्वेशन में मेरी पूरी क्लास रहती है, चाहे कितने मर्जी स्टूडेंट हो, मेरा आई कॉन्टेक्ट मोस्टली हर बच्चे पे रहता है। मतलब मेरी नजर घूमती रहती है पूरी क्लास के अंदर, और मैं पूरी क्लास को एक तरीके से एकदम एनालिसिस जो है कर लेती हूँ। तो परीक्षा, इसको हम क्या बोलते हैं, निरीक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। जब बिना बताए आप पूरे ग्रुप को एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं और डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा बहुत आप पता कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। निरीक्षण मतलब पूरी सबको एक साथ जब आप निरीक्षित कर लेते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, निरीक्षण बोल लेते हैं। दूसरा है मापदंड मूल्यांकन निर्धारण स्केल, जिसको हम रेटिंग स्केल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटिंग स्केल बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, रेटिंग स्केल के अंदर इसमें ना बच्चों को कुछ, जैसे कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसे एक पेज देती हूँ, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देती हूँ, नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन देती हूँ। आपको ध्यान होगा बहुत पहले ना न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसा आता था, पर्सनैलिटी जजमेंट वाला। बहुत पहले न्यूज़पेपर के लिए पर्सनैलिटी जजमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। मैंने भयंकर बोलना छोड़ दिया है कल से ही, ठीक है संतोष, तो भयंकर वाला बोलना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगता है भयंकर इज अ नेगेटिव वर्ड ना, भयंकर is not so positive word ना, तो how can we use negative words in our positive situations? So I try to leave to speak this specific word भयंकर, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि आपको एक क्वेश्चन है, मतलब लाइक आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस होंगे। आपको याद हो बहुत पहले अखबार मैगजीन्स आती थी, बहुत जमाने पहले जब हम कॉलेज में होते थे, गृह शोभा, गृह शोभा जैसी मैगजीन आती थी, बड़ा मतलब मजा आता था। खैर पढ़ने में कभी कभी पढ़ लेते थे, उसमें बीच में कुछ पेज बड़े अच्छे होते थे, मतलब ऐसे डिजाइन विजाइन, बीच में बहुत सारे ड्रेसेस के मतलब पेज वगैरह होते थे। तो लाइक उन मैगजीन्स में एक पेज होता था पीछे कि मतलब एक आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता था कि आप ऐसा करोगे तो अपने आप को, एक क्वेश्चन पूछते थे कि आप एक लड़की हो, आपसे कहा जाए आधी रात को आप घर से बाहर जाओ तो आप क्या करोगे। फिर ऑप्शन नंबर 1 आप घर से बाहर जाओगे, ऑप्शन नंबर 2 आप बिल्कुल नहीं जाओगे, ऑप्शन नंबर 3 मैं तो सबको मार मूर के चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं मैं किसी बड़े को साथ लेके जाऊंगी, ऑप्शन नंबर 5 स्थिति देखेंगे कैसी होगी। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे। फिर वो कहते थे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को चुना है तो अपने आप को इतने अंक दीजिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को चुना है तो अपने आप को इतने अंक दीजिए, है ना। ऐसे से आते थे ना क्वेश्चन। तो ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आते थे, तो ये जो क्वेश्चंस होते थे, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आते थे, तो ये जो क्वेश्चंस होते थे, इन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते थे, तो इन क्वेश्चंस को के लिए हम जो वर्ड यूज करते थे, वो जो वर्ड हम यूज करते थे इन क्वेश्चन के लिए, तो इन क्वेश्चंस के लिए जो हम शब्द, शुक्र है मैं आप लोगों के कमेंट एक दूसरे हाइड रखती हूँ ना, मेरी क्लास में कभी डिस्टर्बेंस नहीं होती लाइफ में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट एक दूसरे से हाइड होते हैं। हाँ, तो आप क्या करते हैं भाई, आप उस स्थिति के हिसाब से डील करेंगे कि भाई ये वाली स्थिति ऐसी है, ये वाली स्थिति ऐसी है, तो डील करेंगे। फिर आखिर में ये बोलते थे कि आपको इतने नंबर दिए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इतने नंबर दिए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मतलब ये तो ये जो चीज है, तो ये जो चीज है, तो ये जो तरीका है, इसको हम रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी कहते हैं। आजकल ये बीएड के सिलेबस में भी लग गया है, बीएड के सिलेबस में भी इस तरीके से जो है आपका परीक्षण लिया जाता है, ठीक है। तो बीएड के सिलेबस में भी इस तरीके से आपका क्या लिया जाता है भाई, परीक्षण जो है लिया जाता है। जब आप बीएड वगैरह का सिलेबस देते हो तो उसमें भी एक पेपर ये जो है लग चुका है, जिसमें आपका क्या किया जाता है भाई, परीक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं तो याद रखना इस चीज को। हम्म। तो ये जो है रेटिंग स्केल से जो रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, बट आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है समाजमिति विधि, सोशियोमेट्री। समाजमिति विधि जे एल मोरोनो ने दी थी, मोरोनो,
ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। समाजमिति विधि जे.एल. मोरोनो के द्वारा दी गई थी। समाजमिति विधि किसके द्वारा दी गई थी भाई? जे.एल. मोरोनो के द्वारा दी गई थी। और ये रेटिंग स्केल है ना, ये गाल्टन के द्वारा दी गई थी, लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रेटिंग स्केल जो है गाल्टन के द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस गाल्टन। याद होगा ना, फ्रांसिस गाल्टन जिसने बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम दिया था, तो वो इंसान था फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, हाँ। अब देखिए, मापदंड मूल्यांकन रेटिंग स्केल हो चुका। सोशियोमेट्री, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि जे.एल. मोरोनो ने दी थी। तो समाजमिति जे.एल. मोरोनो ने क्या कहा था कि समाज के आधार पे इंसान कैसा है, मतलब आप सामाजिक रूप से कैसे हो, समाज में आपका क्या बिहेवियर है, उस बिहेवियर से भी आपकी पर्सनैलिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो समाज में जो है वो क्या है, इसके अंदर आपका मेजरमेंट किया जा सकता है समाजमिति विधि के अंदर। नहीं सोनिका, ऐप की रेटिंग इसमें शामिल नहीं होती, ये आपके व्यवहार की रेटिंग होती है, एनेक्डोटल रिपोर्ट होती है एक तरह से। इसमें जो मेरे ऐप पर आप रेटिंग देते हो वो इस पर्सनैलिटी में शामिल नहीं की जाती, वो आपकी पर्सनैलिटी में शामिल की जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी अपने टीचर के लिए कितनी फेथफुल है, आप किस हिसाब से ट्रीट करते हो। तो वो ऐप पर रेट करना वो आपकी पर्सनैलिटी है इसकी नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण के अंदर क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। आपको पता है भाई, फिजिकल अपीयरेंस से भी आप बंदे की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। एक बंदा ऐसा होता है, एक बंदा मैंने देखा, मतलब एक कहानी सुनी, मैंने सुना था कि कोई कहता मेरे यहाँ टीचर होते थे, और वो टीचर है ना जब भी पढ़ाता अपने बटन को ऐसे 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 छेड़ता रहता था, ऐसे ऐसे शर्ट के बटन को छेड़ता रहता और ऐसे ऐसे पढ़ाता रहता। यार ऐसे कैसे कोई टीचर पढ़ा सकता है, मतलब कुछ एक हरकत को लगातार करके, तो वो तो वैसे ही बच्चों का दिमाग डगमगा जाएगा, यार ये पागल है क्या पढ़ा रहा है, ऐसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट ये लो कॉन्फिडेंस और लो पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। व्हेन यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज लाइक लाइक दिस, कई बच्चे मैंने देखे हैं टीचर के सामने बैठेंगे, इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, ऐसा ऐसे करते रहेंगे, मतलब शायद मैं नहीं दिख रही होंगी इतना, मैं ऊपर कर लेती हूँ हाथ, ये हाथ नीचे थे मेरे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करते रहेंगे ये जो ऐसे ऐसे करते हैं, ये दिखाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ में सक्सेस करवाने के लिए। सीरियसली बता रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस है ना, तो आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होते, चाहे आपको क्वेश्चन ना आए। ये चीज मैंने आजमाई हुई है, ठीक है, टचवुड। इंटरव्यू में तो जब मैंने केवी का इंटरव्यू दिया था ना, सीरियसली बता रही हूँ ना, उन चारों के फेस पे जो स्माइल थी ना, मतलब दे गेट फ्लैट कि यार मतलब क्या लड़की हो तुम, मतलब सीरियसली उनको ऐसा फील हुआ था, मुझे फील हुआ ऐसा। तो मतलब पता है क्या है, कई बार आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है ना, तो सामने वाला आपसे वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें। तो शारीरिक परीक्षण मतलब आपके शारीरिक हाव भाव देख के बंदा बता देगा ये पागल है या सही है, इसका दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है। तो हम पूरे 5-10 बंदों को एक साथ देख के बता सकते हैं। तो ये भी कैसा मेथड होता है भाई? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, ये भी कैसा मेथड होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, अगला है सिचुएशनल टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण। अब परिस्थिति परीक्षण का मतलब क्या होता है? परिस्थिति परीक्षण का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे डील कर रहे हो। अब सपोज सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, सड़क पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई बंदा तो क्या कहेगा, यार इसको ना फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ। कोई कहेगा छोड़ यार क्या ही करना है। कोई उसको देख के निकल जाएगा, कोई अस्पताल लेके जाएगा, कोई ट्रीटमेंट करवाएगा, कोई मजा लेके खड़ा हो जाएगा। तो हर बंदा अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में हम बता सकते हैं, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि दूसरों की जब लड़ाई होती है पड़ोसियों की, बड़ा मजा आता है ना कभी कभी खिड़की से छुप के देखने में। तो हम तो खैर उन लोगों में से हैं जो खिड़की में से छुप के देखने वाली कैटेगरी में से, लेकिन कुछ लोग जाके उस लड़ाई को बढ़वाते हैं, जले पे नमक छिड़क के आने का काम करते हैं। कुछ लोग उसको शांत करवाते हैं। तो वो परिस्थिति को देख के मुझे ये पता चल जाता था कि हाँ भाई ये पर्सनैलिटी ऐसी ऐसे लोगों वाली है, ठीक है, इससे बच के रहना, अरे ये थोड़ा ठीक है, मुसीबत में काम आ सकता है या आ सकती है। तो ये क्या है? सिचुएशनल टेस्ट। तीसरी में क्या होता है बेटा? समाजमिति। सोसाइटी में आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप सोसाइटी के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं। बेसिकली जो सिचुएशनल टेस्ट और समाजमिति है सेम है। फर्क क्या है? सिचुएशनल टेस्ट एक स्पेशल परिस्थिति का होता है, और समाजमिति आपके सामाजिक रिलेशनशिप्स और समाज में आपके बिहेवियर पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो समाज में आपके बिहेवियर पर डिपेंड होता है। तो ये 5 क्या है? मुख्य है। ये 5 क्या है? मुख्य ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। लेकिन इसके अलावा जैसे ये होता है, जैसे एनेक्डोटल रिपोर्ट होती है, जो आपका व्यवहार को जाना जाता है, बेसिकली मूल्यांकन में हम पढ़ते हैं। जो एनेक्डोटल होता है मतलब जो उसमें आपके व्यवहार को जानते हैं, एनेक्डोटल। ठीक है, एनेक्डोटल जो आपके बिहेवियर को जाना जाता है,
तो ये इस टाइप के जो इवेल्युएशन टाइप के जो शब्द होते हैं बेसिकली, वो भी कई बार किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो भी किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो जो एनेक्डोटल है, जो एक बच्ची काफी देर से पूछ रही थी, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, पता नहीं तुम पहले क्यों पूछते हो, कंटेंट खत्म हो जाने दो, आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, और फिर कई देर पूछ के कहते रिप्लाई नहीं देते मैडम। मुझे पता है ना किस पॉइंट को मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं क्यों ही रिप्लाई करूंगी पहले बीच में अटक के। तो एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या होता है, आपके बिहेवियर की जो जानकारी होती है, मतलब जो व्यवहार का इवेल्युएशन किया जाता है स्कूल में। जैसे आपको पता, आजकल आप अपने बच्चे के स्कूल में जाओ, यदि आपको अपने बच्चे का व्यवहार पूछना है ना, तो और वहां पर कुछ भी नहीं होगा, और वहां पर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, मतलब आप पूछोगे मेरे बच्चे के क्या क्या है, तो ये जो जांच सूची होती है, जो मतलब हम मूल्यांकन की जो विधियां होती है ना, जांच सूची होती है, एनेक्डोटल होती है, तो इनकी हम बात करें तो बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो जांच सूची होती है वो तो सब्जेक्टिव होती है, चेकलिस्ट। ठीक है, जांच सूची तो सब्जेक्टिव होती है, लेकिन जो ये एनेक्डोटल होता है, ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। पहले ये बताओ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ सबको मेथड। एक बच्ची कह रही है प्रश्नावली बता दो। बेटा प्रश्नावली में क्या है, प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षा में जो प्रश्नावली थी सुकरात ने दी थी, और जो मनोविज्ञान में प्रश्नावली थी वो वुडवर्थ की देन थी। एक उसमें क्लोज एंडिंग होती है जिसमें हाँ ना के क्वेश्चन होते हैं, एक मुक्त उत्तर होते हैं जिसमें आपके ऊपर होता है आंसर लिखना, और एक चित्रात्मक जिसमें चित्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को जो प्रश्नावली दी जाती है वो चित्रात्मक होती है। सृजनशील बच्चों को जो प्रश्नावली दी जाती है वो ओपन एंडिंग होती है। ठीक है, हाँ, और फैक्ट्स पे जो बेस्ड होती है वो क्लोज एंडिंग होती है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? फटाफट से बताओ, फिर आगे चलते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स पे चलेंगे। फिर कुछ बचे बचे पॉइंट भी बताऊंगी मैं, कुछ नोट करके लाई हूँ आज, कुछ आखिर में बचे हुए। पर जब बताऊंगी ना, जब मुझे मिलेंगे, लिखेगा, कहीं भी लिख देती हूँ मैं कॉपी में। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब ये मत को एक एक रिपीट करना, मैं दो दो बार रिपीट करती हूँ, इससे ज्यादा बार रिपीट करने की आवश्यकता है तो कृपा करके आप वीडियो को रिपीट कीजिए, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एक ही चीज को मैं 4 बार रिपीट करूंगी तो उन सभी बच्चों को ये चीज बुरी लगेगी ना, जिनको समझ आ जाती है। और मुझे पता है कि मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि कोई भी बच्चा समझ सकता है बहुत इजीली। ठीक है, और दो दो बार तो मैं एटलीस्ट रिपीट कर ही देती हूँ। तीसरी चौथी बार रिपीटेशन चाहते हो तो कृपा करके वीडियो रिपीट कर लेना प्लीज। जो बचे कुछ पॉइंट्स है ना, सब आएंगे लास्ट में, शांति रखो, तसल्ली रखो, पढ़ लो आगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव मेथड। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव मेथड्स, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड्स जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रक्षेपी विधियां, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल तसल्ली से। व्यक्तित्व को मापने की वैसे तो हमने कहा 3 विधियां हैं भाई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए, प्रोजेक्टिव तो अपने आप में अलग ही हैं, इनको हम, इन दोनों को, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है, इनको हम अनप्रोजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम अनप्रोजेक्टिव या हिंदी में अप्रक्षेपी विधियां भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, मान ले ये शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई हमने तो अनप्रोजेक्टिव कहीं पढ़ा ही नहीं, अप्रक्षेपी विधि हमने तो कहीं पढ़ी ही नहीं। तो ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है बेटा, इसमें अप्रक्षेपी विधि भी कहा जाता है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है इसको अप्रक्षेपी विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब इन दोनों को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षी अप्रक्षेपी विधि भी कहते हैं। प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, प्रक्षेपी वर्ड है, प्रोजेक्टिव वर्ड है। और प्रोजेक्टिव क्या है, प्रोजेक्टिव अपने आप में एक अलग और नया मेथड है। ठीक है, प्रोजेक्टिव अपने आप में एक अलग और नया मेथड है। अब कर लेते हैं बात प्रोजेक्टिव मेथड पे। प्रोजेक्टिव मेथड पे कितने स्टार लगाओगे, कितने स्टार लगाओगे? प्रोजेक्टिव मेथड पे लगा लो।
10-15 स्टार। ये जो प्रोजेक्टिव मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स वेरी 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 वेरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव मेथड्स में से क्वेश्चन आज तक हर बार आया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेथड है। अब देखिए प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात करें तो क्या है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है बेटा, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, आपका जो अचेतन मन होता है, जिसके अंदर आपकी घटनाएं, आपका भंडार, आपका सब कुछ भरा रहता है अंदर से, तो वो जो आपका दिमाग होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी घटनाएं, पूरा दिमाग, पूरा भंडार, पूरा कबाड़ सब भरा रहता है आपके अचेतन मन में। अब आपके मन में पता नहीं आपने क्या क्या राज छुपा रखे हैं, अब उन राजों को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। पता नहीं लड़कियां कितने राज अपने अंदर छुपा के रखती हैं, कहते हैं ना औरत के औरत के दिमाग और दिल को कोई नहीं जान पाता। तो ये जो बहुत सारे राज तुमने छुपाए होते हैं ना अपने दिल दिमाग के अंदर, तो उन राज का पर्दाफाश जो करता है टेस्ट, वो कौन सा होता है भाई, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है। वो कौन सा होता है, प्रोजेक्टिव मेथड होता है, जो राज का क्या करता है, पर्दाफाश करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, कोई चीज, कोई वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से आपका जो आंतरिक मन है, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछूंगी मैं तेरे मन में क्या चल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली तो तुम बताने वाले नहीं हो मन की सच्चाई, इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा किसी वस्तु के माध्यम से, कुछ पटापुटू के तुम्हारे मन के राज जो है तुमसे जाने जाते हैं। तो ये जो विधि होती है ये कौन सी होती है, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है। ये कौन सी विधि होती है, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, वस्तुओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, कोई चीजों के माध्यम से आपका जो आंतरिक मन जाना जाता है, ठीक है। आपका जो आंतरिक मन जाना जाता है, किसी चीजों, किसी वस्तुएं, किसी किसी के माध्यम से जब आपके अंदर के मन को जाना जाता है, तो ये कैसा मेथड होता है भाई, ये प्रोजेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। कैसा मेथड होता है, प्रोजेक्टिव मेथड। इसकी सारी विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला विधि है TAT, जिसको बोलते हैं थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी में बोलेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या यू कैन से थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। अब बात आती है भाई, ये थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट क्या है, ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या है, इसको समझते हैं कि TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है। ये मुर्रे व मॉर्गन ने दिया था, ध्यान रखेंगे, मुर्रे व मॉर्गन। इस टेस्ट की एक एक चीज आपको याद रखनी है, किसने दिया, कब दिया, सब कुछ याद रखना है इस टेस्ट का। मुर्रे व मॉर्गन ने दिया था बेटा 1935 में, 1935 में ये जो टेस्ट है ये मुर्रे व मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, जो बेसिकली 11 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए दिया गया था। इसके अंदर क्या था, कार्ड्स थे, ठीक है, कुछ कार्ड ले लिए गए और कार्ड्स की संख्या को जाना गया था। इसके अंदर जो टोटल कार्ड है वो 30 लिए गए थे, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल कार्ड है, पूछ लिया जाए आपसे कार्ड्स की संख्या कितनी थी, तो इसके अंदर जो टोटल कार्ड है वो 30 होते थे। कितने कार्ड होते थे भाई, 30 कार्ड होते थे। उन 30 कार्ड में 10 कार्ड पे तो आदमियों की पिक्चर थी, मतलब मेल, ठीक है। 10 कार्ड पे औरतों की पिक्चर थी, मतलब फीमेल, ठीक है। 10 कार्ड मेल और 10 कार्ड फीमेल, 10 कार्ड मेल और 10 कार्ड फीमेल, और 10 कार्ड थे बोथ, मतलब 10 कार्ड मेल फीमेल और बोथ। तो टोटल आपसे पूछा है कि कार्ड्स की संख्या कितनी थी, तो कार्ड्स की संख्या कितनी थी, 30। 10 कार्ड किसके थे, आदमियों के। 10 कार्ड कितने थे, औरतों के। 10 कार्ड कितने थे, आदमी और औरतों के। अब उन कार्ड्स में कुछ इंप्रेशंस थे, उन कार्ड्स में कुछ बात कही जा रही थी।
अब आपसे पूछा गया कि भाई कुछ कार्ड देखो, तो जिस इंसान के मन में जैसी थॉट चल रही थी उसने उस कार्ड में से वही थॉट्स निकाली और उसके मन की थॉट्स हमने कार्ड्स के माध्यम से पता कर ली। तो जब इनडायरेक्ट वस्तुओं के माध्यम से आप अंदर के मन का पता कर रहे हो तो ये कौन सी विधि है भाई? ये अप्रत्यक्ष या प्रोजेक्टिव मेथड जो इसको कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको कितना याद रखना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें देख लेना सारे टेस्ट है ना बड़े बड़े हैं, उसमें तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नाम से फटाफट याद हो गए, इसके तो वैसे ही याद हो जाएंगे, सारे लंबे लंबे भयंकर वाले नाम है, मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े नाम है इसके अंदर। कौन से भाई? जैसे टीएटी, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध, शब्द शास्त्रीय, मतलब लंबे लंबे चौड़े चौड़े नाम तुम्हें दिखाई दे रहे ना, तो वो ज्यादातर किस में है? ठीक है, तो वो क्या कौन से हैं भाई? प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? टीएटी, शॉर्ट में टीएटी, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और मुर्रे व मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ओए मुर्रे सुन लो, 1935, तो 1935 में ये टेस्ट दिया गया था। लेकिन जब ये टेस्ट दिया गया तो शुरू में 31 कार्ड दिए गए थे, ध्यान रखना। जब ये टेस्ट दिया गया तो शुरू में जो कार्ड्स की संख्या थी वो 31 थी, बाद में एक कार्ड को हटा दिया गया था। ठीक है, बाद में एक कार्ड को हटा दिया गया था, वो ब्लैंक था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपसे ये पूछा जाए कि प्रारंभ में, प्रारंभ शब्द लिख के आए कि प्रारंभ में जो कार्ड्स की संख्या थी कितनी थी प्रारंभ में, तो आप कह दोगे मैडम 31 थे। बट आपसे वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछता, प्रारंभ या अंत आदि अंत नहीं पूछता है। आपसे सीधा पूछेगा कि थीमेटिक अप्रिसिएशन कार्ड्स में कार्ड की संख्या कितनी है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप 31 नहीं आप 30 करोगे। ठीक है, आप 31 नहीं आप 30 करेंगे। क्लियर? प्रारंभ करके पूछे तो आप 31 कार्ड्स कर सकते हैं। एक लड़की ये लिख रही है, चलो छोड़ो नहीं बोलती, चलो आगे चलते हैं। हाँ, चलो आगे चलते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, बालक अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं CAT, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CAT, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ये दिया था लियोपोल्ड ब्लैक, बैलक, बैलक या ऐसे भी लिख देते हैं, बट आप यही यही सही है, 1948। ठीक है, तो ये दिया था लियोपोल्ड ब्लैक ने 1948 में, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये किसने दिया था? लियोपोल्ड ब्लैक ने दिया था, बालक अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो कार्डों की संख्या है वो कितनी है? 10। ठीक है, कार्ड्स की संख्या कितनी थी भाई? 10। इसके अंदर 10 कार्ड थे और बच्चों से रिलेटेड थे, उन पर जानवरों की पिक्चर बनी हुई थी, उन पर जानवरों की पिक्चर बनी हुई थी। पढ़ ले मंजू, मंजू कह रही है बारिश का मौसम है कुछ इंटरटेन कर दो। मैं यहाँ जोकर लग रही हूँ, तुम्हें इंटरटेन करूंगी, पढ़ाने आई हूँ, चुपचाप पढ़ लो। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन में बहुत फर्क होता है। पहला बैच में रिकॉर्डेड पढ़ाया था तो मतलब बस मैं अकेली कमरे में लगी रहती थी और पढ़ाती रहती थी लाइक, अब तो इंटरेक्शन रहता है, वो थोड़ा मजेदार ही रहता है ज्यादा। तो अब तुम इतना कंफ्यूज मत हो, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा बच्चे ने, मतलब वो तो 2-3 बच्चे यूँ लिख रहे हैं कि मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मैम मेरी आईडी लड़के के नाम से है, लड़का मत समझना, मैं लड़की हूँ मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। फिर एक लड़की को लिख रही है कि अरे मैम मेरे हस्बैंड के नाम से मेरी आईडी है, सच्ची वाला मैम आई लव यू, मुझे लड़का मत सोचना। तो मुझे इसी हंसी इसलिए आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे लिए लड़का और लड़की
मैं इस लेवल पे हूँ बिकॉज आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, तो सबसे बड़ा डिफरेंस। तो मुझे अब वो बातें मेरे माइंड में नहीं आती कि एक लड़का भी यदि लिख रहा है आई लव यू मैम, तो इसका मतलब हाँ भाई वो लिख रहा है बिकॉज ही लव्स मी एज ए टीचर। तो मतलब ये बातें अब मेरे लिए मैटर नहीं करती कि मैं लड़की की आईडी से हूँ इसीलिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ और एक लड़का ऐसा नहीं लिख सकता। मतलब मुझे ये चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती। इन द सेंस बहुत मैटर करती है, बट ये वाली बात मैटर नहीं करती लड़का लड़की वाली, क्योंकि हम इस लेवल पे हैं कि मेरे लिए आप सभी मेरे स्टूडेंट हो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो मुझे तो सभी से बराबर प्यार है। तो कोई वो वाला फील मुझे अब नहीं होता कि यदि कोई लड़का भी लिख दे तो मेरे लिए वो भी इतना ही इक्वल वैल्यू है उसके वर्ड्स की भी, और लड़की लिख रही है तो भी इक्वली वैल्यू है, क्योंकि सबसे मेन जो अपना रिलेशन है टीचर स्टूडेंट, तो ये सबसे खास होता है, पता है। तो तब मुझे वैसे ही हंसी आ गई। ठीक है, तुम ऐसे से कमेंट लिखते रहते हो तब। चलो आगे पढ़ते हैं। बट थैंक यू सो मच गिविंग मी सो मच लव ऑलवेज, मतलब बहुत अच्छा लगता है। खैर मुझे जब मैं लाइव पढ़ाती हूँ, तुम पढ़ भी लिया करो, ज्यादा अप्रिसिएशन में कुछ नहीं रखा, रिजल्ट ले आओ फिर अप्रिशिएट करना। तो लियोपोल्ड बैलक 1948, तो 1948 में जो लियोपोल्ड बैलक है उन्होंने दिया था। तो इसमें जो कार्ड्स थे वो 10 थे, इसमें जो कार्ड थे वो 10 थे। तो 10 कार्ड थे जिस पर जानवरों की पिक्चर लगी हुई है, जिस पर जानवरों की पिक्चर लगी हुई थी, मतलब जिसपे मतलब जानवरों की फोटो बनी हुई थी। अब जब जानवरों की जो फोटो बनी हुई थी तो उसके अंदर क्या था, जानवरों को कुछ कुछ काम करते दिखा रखा था, कोई जानवर कुछ कर रहा है, कोई जानवर कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई जानवर कुछ कर रहा है, कोई जानवर कुछ कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये जो पिक्चर्स थी, ये आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को दिखाती। बच्चों से पूछा भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, सोचो बंदर डोली लेके दूध लेके आ रहा है, मतलब जानवरों की पिक्चर अलग अलग ही थी। तो इस तरीके से जो जानवरों की पिक्चर थी उससे आपकी जो बच्चों की पर्सनैलिटी है उनको पता लगा। तो इसीलिए इस विधि को क्या कहा गया, बालक अंतर्बोध परीक्षण। ये बेसिकली 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए थी, जो 3 से 11 वर्ष के बच्चे थे ये टेस्ट उनका लिया गया था। तो आपको कैसे याद रखना है, बै से बालक, बै से बालक, ठीक है, ब्लैक बालक, बालक ब्लैक, तो ये वाली चीज याद रख लेना। फिर हम बोलते हैं 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, जैसे बच्चे पहाड़ी नहीं बोलते हैं आजकल वाले, तो 4 1 जा 4, पता नहीं क्या बकवास करने लगे, 4 2 जा 4, उनको ये नहीं पता 38 कितना होता है, क्या ही करेंगे वो जिंदगी में, ये नहीं पता 38 कितना होता है। 38 बता दो तो समझ जाएंगे, 38 बताओ तो समझ नहीं आएंगे, 3:45 बोलो तो समझ नहीं आता उनको, 3:45 बोल दो तो समझ आए, क्या ही करेंगे आजकल के बच्चे, बताओ। तो ये जैसे पुराने जमाने में बोलते थे ना 4 दूनी 8, ऐसे बच्चे पढ़ते थे, तो 48। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ये बालक अंतर्बोध परीक्षण कैसा टेस्ट है भाई, ये आपका प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड है। एक इस दिव्या के ब्लैक व्हाइट कार्ड ने खा लिया मेरे को, रुक जा, ब्लैक व्हाइट कार्ड भी आएंगे। अब तीसरा जो टेस्ट है वो है रोशा का शाही धब्बा परीक्षण। जब से ये टेस्ट समझा रही हूँ, एक लड़की है की कमेंट कर रही है वो ब्लैक व्हाइट कार्ड कब आएंगे, ये ब्लैक व्हाइट कार्ड वाला है, ये है ब्लैक व्हाइट कार्ड वाला। आजा, रोशा का शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है, रोशा का शाही धब्बा परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट, 1921 में इट्स गिवन बाय हरमन रोशार्क, ठीक है, इट गिवन बाय हरमन रोशार्क, हरमन रोशा ने दिया था भाई, जिसको आप रोशा का शाही धब्बा परीक्षण बोलते हो। तो दिस इज गिवन बाय हरमन रोशार्क, जो कि स्विट्जरलैंड से थे, ठीक है। मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं लेकिन आई एम नॉट फॉर रीड दीज मैसेज, पढ़ाना है ना तो मैसेज थोड़ा ना पढ़ूंगी। तो रोशा का शाही धब्बा परीक्षण, जिसको हम इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, रोशा का शाही, इसमें इंक के इंप्रेशंस डाल के आपकी पर्सनैलिटी को जजमेंट किया गया था, कि जो इंक के इंप्रेशंस थे उससे आपकी पर्सनैलिटी को क्या किया गया था भाई, जजमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल कार्ड थे वो 10 थे, जो टोटल कार्ड 10 थे, जिसमें से लो भाई दिव्या, या जो लड़की कौन सी थी जो बहुत देर से बेचैन हो रही थी, इसमें टोटल कार्ड 10 थे, जिसमें 5 कार्ड आपके ब्लैक एंड व्हाइट थे, ठीक है, 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट थे, 2 कार्ड रेड कलर के थे, और 3 कार्ड मल्टी शेड थे। लो जी, ये थे आपके व्हाइट एंड ब्लैक एंड 3 कार्ड जो क्या थे, मल्टी शेड। ये अप्रिसिएशन APPEREPTI वाला आएगा, अप्रिसिएशन वाला नहीं आएगा, सॉरी वो स्पेलिंग मैंने अप्रिसिएशन वाली लिखी थी, अप्रिसिएशन APPER वाला आएगा, ठीक है ना, अप्रिसिएशन नहीं होगा। तो इंक टोटल कार्ड कितने थे भाई, 10, टोटल कार्ड कितने थे रोशा शाही धब्बा परीक्षण में, टोटल कार्ड थे 10,
जिसमें से जो 5 कार्ड थे, 5 कार्ड वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, मतलब जो 5 कार्ड थे वो काले और सफेद रंग के थे, 2 कार्ड रेड थे, तो काले और सफेद में लाल जोड़ दिया, ऐसे याद कर लेंगे। 10 में से आधा हिस्सा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही ले गया, फिर काले और सफेद में रेड जोड़ दिया, तो मतलब हम ऐसे याद कर लेंगे 2 हो गया, तो 5 और 2 7, 3 बचे मल्टीपल, तो 3 कार्ड कितने थे, मल्टी शेड। तो यहाँ से क्वेश्चन वो ये भी पूछ लेता है कि रोशा के शाही धब्बा जो परीक्षण है उसके अंदर कितने टेस्ट थे, मतलब रोशा के शाही धब्बा परीक्षण के अंदर कितने कार्ड्स थे, तो 10 कार्ड था, आपको ध्यान रख रहे हैं 10 कार्ड थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट थे और 2 कार्ड्स रेड थे और 3 कार्ड्स क्या थे, मल्टी शेड थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखेंगे। हाँ, तो 5 कार्ड, तो ये भी चीज क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड मल्टीपल, तो याद रख लेना। तो वही शाही, अब इनके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, सबकी एक्सप्लेनेशन वही है। बच्चों को शाही के धब्बे डाल दिए गए, इंप्रेशंस डाल दिए गए, उनको दिखा दिया गया, तुम देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, उनको जो दिखा उनका जो है बता दिया गया, तो मतलब ये वाला चीज। ठीक है, तो ये सिंपल, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको इनमें मतलब टेस्ट का नाम याद रखना है, बंदे का नाम याद रखना है, टेस्ट किसने दिया उस बंदे का नाम याद रखना है, और कार्डों की संख्या याद रखनी है। ठीक है, कार्डों की संख्या याद रखनी है, बस इतना से याद रखना है। हाँ, बाकी उस बच्ची का लिखने का तरीका ठीक था, खैर आई रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ डेट गर्ल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको आप बोलते हो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये दिया था गाल्टन ने 1879 जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी स्थापित हो गई, तो ये वाला। ठीक है, तो शब्द साहचर्य परीक्षण में क्या था, आपको कुछ शब्द दिए गए थे और वो जो शब्द थे उन शब्दों के ऊपर ही आपसे कुछ पूछा गया था, मतलब कोई भी शब्द, कोई भी स्टिमुलस शब्द है, कोई भी उद्दीपक शब्द है जो आपको कुछ कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसे जो शब्द आपको दिए गए थे तो उनको बोला गया था भाई शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, उनको फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण, तो ये किसने दिया था भाई, शब्द साहचर्य परीक्षण गाल्टन ने दिया था। इसके अलावा एक और था फ्री एसोसिएशन, ध्यान से देखना, एक है वर्ड एसोसिएशन, एक है मुक्त साहचर्य परीक्षण। ज्यादा डीप चला रही हूं मैं, तुम्हें इतना डीप मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया। मुक्त साहचर्य परीक्षण, फ्री एसोसिएशन। देखो क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, खाली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लिखा है तो आप कहोगे भाई गाल्टन है। ठीक है, ये क्या कहोगे आप, गाल्टन है। हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर शशि, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। तो यदि हम बात करें तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपसे पूछा जाए तो गाल्टन ने दिया था, लेकिन जो फ्री एसोसिएशन, जो फ्री शब्द आपके साथ आ जाए ना, फ्री एसोसिएशन, तो ये रोजन एफ ने दिया था। ठीक है, फ्री एसोसिएशन करके आ जाए तो रोजन एफ ने दिया था। वैसे आपको बुक्स में फ्री वर्ड एसोसिएशन ही मिलेगा, आपको बुक में यही मिलेगा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट गाल्टन ने दिया था। पर ज्यादा डीप यदि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो फ्री वर्ड, जैसे मुक्त साहचर्य आ जाए, मुक्त साहचर्य था तो ये गाल्टन का ही टाइप, गाल्टन ने ही इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया था किसने भाई, रोजन एफ ने, रोजन एफ ने। ठीक है, तो ध्यान रखना कैंट एवं रोजन एफ। ठीक है, कैंट एवं रोजन एफ ने इसको क्या किया था बाद में, मतलब बेस्ट वे में इसको आगे कर दिया था, कैंट एवं रोजन एफ ने। बाकी इतना डीप पूछता नहीं है पेपर वाला कभी भी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कैंट एवं रोजन एफ, ये एक ही है। वैसे तो फ्री वर्ड एसोसिएशन, आपको ये ऑप्शन ना मिले तो गाल्टन कराना कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा डीप चले तो गाल्टन के बाद इसने मॉडिफाई किया था तो ये फेमस हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो बस आपको तो इतना से याद रखना है, ये जो फ्री वर्ड है, ये टेस्ट है, ये सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। नेक्स्ट था वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है, तो नहीं इनकी एज नहीं थी, ये सब पे चलते थे। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये दिया था पाइन व टेंडलर ने। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पाइन व टेंडलर ने, इनका एक एक का नाम आपको याद रखना है, एक एक का नाम, ये पाइन व टेंडलर ने दिए थे। तो यहाँ अपने आप ही क्लियर है, सेंटेंस कंप्लीशन,
वाक्य पूर्ति, यहाँ आपको वाक्य को पूरा करने के लिए कहा गया था कि जो आपका सेंटेंस है अधूरा, जैसे कहते हैं ना अधूरी कहानी पूरी करो, हमारी अधूरी कहानी, वो वाली टाइप की कहानी पूरी करो। तो वो जो अधूरी कहानी पूरी करो उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। सीधा आपको कुछ नहीं करना, अगेन मैं कह रही हूँ सिर्फ नाम याद रखना, किसने दिया ये याद रखना, ठीक है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये कैसा टेस्ट है भाई, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट था, प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो ये मेन प्रोजेक्टिव टेस्ट थे। इनके अलावा कुछ और नाम है जो मैंने नोट किए हैं, जो मैं तुम्हें देख के लिखवाऊंगी। खिलौना टेस्ट, प्ले टेस्ट, प्ले टेस्ट। इनके अलावा जो मैं लिखवा रही हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जितना मैंने यहां तक करवाया है ना, मेन चैप्टर इतना ही है। अब यहां पर आपका जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर यही है, थीमेटिक अप्रिसिएशन, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन, रोशा का शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण एंड फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहां तक आपका जो चैप्टर है, मेन मुख्य चैप्टर, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। फाइनली जो अपना पर्सनैलिटी है 4 क्लास के बाद खत्म हो जाता है। तो पर्सनैलिटी का चैप्टर यहाँ पर ओवर है। लेकिन आप करेंगे कुछ छोटी छोटी मगर शक्तिमान वाली मोटी बातें, जो कि सिर्फ पीजीटी वाला बच्चा गौर कर सकता है, टीजीटी वाला भी थोड़ा सा गौर कर सकता है। ये तो मुख्य ही टेस्ट है, लेकिन इसके अलावा कुछ टेस्ट और हैं, ठीक है, कुछ टेस्ट और हैं जिसको मैं सिर्फ लिखवा देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट हैं ये भी पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं। मान लो कभी बुद्धि के बीच में वो उन टेस्टों को फंसा दे, तो आपको पता ही ना हो कि पर्सनैलिटी के टेस्ट होते हैं। तो कुछ और टेस्ट है प्रोजेक्टिव, जिनका नाम लिख लीजिए आप, ठीक है, उसका मैं नाम लिखवा देती हूँ। कुछ और प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिनका नाम लिख लो आप। एक है रोजन विंग्स पिक्चर, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, मुख्य नहीं है, बट फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए, ताकि बुद्धि के बीच में मान लो ये टेस्ट आ जाए तो आपको पता हो ये पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं। या फिर आपको मतलब प्रोजेक्टिव मेथड ही पूछ लें, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपने नाम एटलीस्ट सुना देखा होगा तो आप पहचान पाओगे भाई ये तो सारे प्रोजेक्टिव हैं। रोजेनविग, रोजेन रोजेनजिगविग, कुछ ऐसा ही नाम है इसका, इंग्लिश में ROSENZWEIZ, ठीक है। रोजेनविग पिक्चर टेस्ट, रोजेनविग पिक्चर टेस्ट, हिंदी में लिखा है कितना बेकार, चित्तरगत कुंठा, हे भगवान, ठीक है। दूसरा नाम लिखो, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट का नाम है, ठीक है। खेल विधि, खेल विधि, प्ले मेथड, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट का नाम है। पीएफ स्टडी, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट माना जाता है, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट माना जाता है। रुक जाओ, इसके अलावा कुछ और लिखवा देती हूँ मैं तुम्हें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई। पीजीटी वाले सिर्फ ध्यान दे ले इस चीज को, पीआरटी वाले बेशक ना ध्यान दे, ठीक है। अब मैंने इतनी राम कहानी कभी लिखी थी तो एक दो और बता देती हूँ तुम्हें, सिर्फ नाम के लिए बता रही हूँ, ज्यादा चक्कर में पढ़ने के लिए नहीं बता रही हूँ, नाम ही याद करवा रही हूँ। एक है मोजेक परीक्षण, मोजेक, मोजेक परीक्षण, दोबारा रिपीट कर दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम घबरा जल्दी जाते हो, अरे मैडम कौन कौन से निकल गए। मोजेक परीक्षण। एक है रचना तकनीक, क्योंकि दुनिया भर के बंदे आए टेस्ट बनाते चले गए, लेकिन आपको मुख्य चैप्टर उतना ही करना जितना मैंने करवाया है। ये सिर्फ मैं नाम लिख रही हूँ, कुछ बच्चों को बहुत पढ़ना होता है तो वो पढ़ लेना मतलब पीजीटी वाले तो सारे ही पढ़ लेना, ठीक है। प्रेसी का क्रॉस आउट टेस्ट, प्रेसी का क्रॉस आउट टेस्ट, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, मैं लिख चुकी ना, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ये रहा, इसको दिया था मैकहोवर ने, ठीक है, इसको दिया था मैकहोवर ने। बस इतने बहुत है यार, और क्या करोगे, बहुत लिखवा दिए। स्नीडमैन और संजोदी परीक्षण, बस ये दो नाम और लिख लो लास्ट, स्नीडमैन
और संजोदी परीक्षण। क्यों बता रही हूं मैं ये, ताकि बुद्धि के बीच में, क्योंकि हर बार है ना टेस्ट में से एक ऑप्शन नया स्टेट के एग्जाम में देखने को मिल ही जाता। पीआरटी वाले मत करना, पीआरटी वाले मत करना, छोड़ देना। पीआरटी वालों को जरूरत नहीं है, जहां मैंने बोला चैप्टर खत्म तो इसका मतलब टाटा बाय, तुम्हें और मत करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं कभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाती, बट बहुत पढ़ा रही हूँ। खैर तुम्हें तो मैं अपनी औकात से ज्यादा पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो, ठीक है। ये शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। हम्म, ठीक है भाई। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ,